This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akas. And nowadays, YouTube channel नीट विनायक। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को समझने का, याद करने का और पूरी तरह से तैयार करने का अभियान अभी हमने छेड़ा हुआ है। उसमें 3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात किया था केमिकल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिक्स के बारे में। दूसरे में हमने बात किया था द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। और तीसरे में हमने बात किया था थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे वाली जो ग्लैंड है, एड्रीनल, पीनियल, टेस्टिस एंड ओवरी। इनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। बात नहीं करने वाले हैं, ये लेक्चर खत्म होते होते मैं आपको याद करा दूंगा। तो पूरे टाइम साथ बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है। तो एक बार जरा देखें एनसीईआरटी ने इसको किस तरह से लिया है, एनसीईआरटी ने चैप्टर को किस तरह से लिया है, किस तरह से हैंडल किया है। थोड़ा ये एक बार जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एनसीईआरटी में आपको अच्छी तरह याद रखना है। जब हम एनसीईआरटी में बात करते हैं तो 11th एनसीईआरटी का याद रखना है। 11th एनसीईआरटी का ये चैप्टर 22 है और इसमें कुल मिलाकर 4 हेडिंग है। पहला हेडिंग मतलब 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, और ये इसके पेज नंबर 331 पर है। फिर 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ये पेज नंबर 332 339, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया, हम बात करें। पहले लेक्चर में, सबसे पहला लेक्चर जो हमने लिया था, उसमें हमने बात किया था एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। फिर इसका जो सेकंड लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने बात किया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। ये 3 ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो इसका तीसरा लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने बात किया था थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। ठीक है। और आज फोर्थ लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एड्रीनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रिनल के बारे में। और एड्रिनल के बारे में सबसे पहले हमें बात करना है एड्रिनल के लोकेशन के बारे में। अब हमने ये हमारी बॉडी कैविटी का एक ट्रांसफर सेक्शन यहां पर हमने लिया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज स्किन। ऑरेंज कलर से बना हुआ जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या कहलाता है? ये स्किन कहलाता है। स्किन के बाद ये जो वॉयलेट कलर से बना हुआ लेयर है, ये एक्सटर्नल सीलोमिक लाइनिंग है, जो कि मेसोडर्म से बना हुआ है। गॉट इट माय पॉइंट? एक बार फिर से देखो, ऑरेंज कलर से बना हुआ आउटर मोस्ट लेयर क्या है? स्किन। स्किन के अंदर ये जो वॉयलेट कलर से बना हुआ है, ये एक्सटर्नल सीलोमिक लाइनिंग। और अंदर जो दूसरा वॉयलेट कलर से बना हुआ लेयर है, ये इनर सीलोमिक लाइनिंग। और इनर और डायग्राम के सेंटर पर ऑरेंज कलर से बना हुआ एलिमेंट्री कैनाल। गॉट इट माय पॉइंट? ये पूरी बॉडी कैविटी का टीएस हमने यहां पर लिया है, जिसको समझने की जरूरत है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? स्किन। उसके बाद ये 2 वॉयलेट कलर का जो लेयर है, ये सीलोमिक एपिथेलियम। और बिल्कुल सेंटर पर एलिमेंट्री कैनाल। दोनों सीलोमिक एपिथेलियम, दोनों सीलोमिक लाइनिंग के बीच में जो कैविटी है, वो क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। ध्यान से देखो। और हमारे जो मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सीलोम में पाए जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जो हमारे मोस्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन है, वो कहाँ पर होते हैं? वो सीलोम में होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन वन पेयर किडनी एंड वन पेयर एड्रीनल,
वन पेयर किडनी एंड वन पेयर एड्रिनल, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सीलोम के बाहर वाले स्पेस में पाए जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्किन और एक्सटर्नल सीलोमिक एपिथेलियम के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच में? स्किन और एक्सटर्नल सीलोमिक एपिथेलियम के बीच में। स्किन एंड एक्सटर्नल सीलोमिक एपिथेलियम के बीच में ये पाए जाते हैं। हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये सीलोमिक एपिथेलियम के बाहर पाए जाते हैं। कितने ऑर्गन? 4 ऑर्गन। कौन कौन से 4? वन पेयर किडनी, ये एक किडनी हो जाएगा, ये दूसरा किडनी हो जाएगा, ये एक एड्रिनल हो जाएगा और ये दूसरा एड्रिनल हो जाएगा। मतलब वन पेयर किडनी एंड वन पेयर एड्रिनल, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा सीलोमिक स्पेस में। और ये लोकेशन क्या कहलाता है? रिट्रोपेरिटोनियम लोकेशन। बेटा अच्छी तरह से याद रखना, किडनी में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ये क्या लोकेशन है? यह है रिट्रोपेरिटोनियल लोकेशन। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये हो जाता है, मतलब वन पेयर किडनी और वन एड्रिनल कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। अब जरा थोड़ा और बात करें। देखो ये हमने एक किडनी का डायग्राम बनाया, राइट किडनी का डायग्राम बनाया, ब्लू कलर से जो इसमें बना हुआ है किडनी। किडनी के टॉप पर देखो क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। ध्यान से देखना, ये एड्रीनल ग्लैंड का दो हिस्सा है। इसका जो आउटर एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल। आउटर जो एरिया है वो क्या कहलाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जो इनर एरिया है वो क्या कहलाता है? एड्रीनल मेड्यूला। इस बात को याद रखना बेटा, इसमें लेबलिंग, ये एरो थोड़ा सा गलत पड़ा है, तो याद रखना आउटर एरिया एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर एरिया क्या कहलाता है? एड्रीनल मेड्यूला। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर याद रखना है, ठीक है। फिर हम यहां से आगे बढ़े। अब देखो, अगर इसका यहां किडनी का मैं एक सेक्शन, इसका एड्रिनल का एक सेक्शन में यहां से यहां तक ले लूं, इस तरह से एक सेक्शन में यहां किडनी का ले लूं, अच्छी तरह से याद रखना। अगर किडनी का एक सेक्शन में ले लूं तो देखो बाहर क्या दिखाई देगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ध्यान से बेटा बात सुनना, अब मैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहा हूं। बाहर के साइड में क्या दिखाई देगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर के साइड में हमें क्या दिखाई देगा? एड्रीनल मेड्यूला। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और दोनों से मिलकर क्या बनेगा? एड्रीनल ग्लैंड। गॉट इट माय पॉइंट? आउटर एरिया क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये एक्सटर्नल एरिया है। इनर एरिया क्या है? एड्रीनल मेड्यूला। और दोनों से मिलकर क्या बनेगा? दोनों से मिलकर बनेगा एड्रीनल ग्लैंड। अगर मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करूं तो ये 3 लेयर से बना हुआ है। अच्छी तरह इस बात को याद रखना, कितना लेयर से बना है? 3 लेयर से। इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है। इसका सेकेंड लेयर क्या कहलाता है? जोना फैसिकुलेटा, अच्छी तरह से याद रखना। और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? जोना रेटिकुलेरिस। फिर से एक बार देखो, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। और इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल लेयर जोना फैसिकुलेटा और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा किसका सीक्रेशन करता है? याद रखना, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इस बात को याद रखना। जोना फासिकुलेटा किसका सीक्रेशन करता है? याद रखना, ये ग्लूकोकॉर्टी जोना ग्लोमेरुलोसा किसका सीक्रेशन करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। और जोना फासिकुलेटा किसका करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। और जोना रेटिकुलेरिस किसका सीक्रेशन करता है? सेक्स स्टीरॉइड का। एक बार फिर सुन लो, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉइडल हार्मोन।
जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करता है, और जोना रेटिकुलेरिस किसका सीक्रेशन करता है, सेक्स स्टीरॉइड। और एड्रिनल मेड्यूला किसका सीक्रेशन करता है, अच्छी तरह से याद रखना, ये इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन का सीक्रेशन करता है। चलो अब यहां से अगर कंप्लीट डायग्राम में बनाऊं तो देखो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद दूसरा लेयर क्या हो जाएगा, जूना फैसिकुलेटा। उसके बाद का लेयर क्या हो जाएगा, जूना रेटिकुलरिस। और सबसे अंदर क्या हो जाएगा, एड्रिनल मेड्यूला। और जूना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तीनों लेयर मिलकर क्या कहलाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना। अब यहां पर एक चार्ट हमने बनाया इसके हार्मोन के लिए, ध्यान से देखना, गफूर। और ये पहला लाइन क्या है, गफूर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे फॉर्मूला में स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। जैसे जीए में जी का मतलब है, ए का कोई मतलब नहीं है। एफ यू में एफ का मतलब है। गांधी में ANDHI जो 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 है, इसका जो स्मॉल है इसका कोई मतलब नहीं, केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है। थोड़ा देर के लिए एक कल्पना करके देखिए, बड़ी सुंदर सुंदर हम कल्पना करते हैं और हमारी कल्पनाओं से ही चीजें बनती हैं। थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि आपके पड़ोस में एक बहुत ओल्ड एज पर्सन रहते हैं जिनकी उम्र 100+। थोड़ा देर के लिए मान लो कि वो फ्रीडम फाइटर थे। उनका नाम गफूर, मिस्टर गफूर। और किसी टाइम पर मिस्टर गफूर महात्मा गांधी को मिले थे। इस बात को याद रखना, मतलब किसी टाइम पर मिस्टर गफूर का मीटिंग हुआ था। किसके साथ में मीटिंग हुआ था, महात्मा गांधी के साथ में मीटिंग हुआ था। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा छोटी छोटी बातों को हम याद रखते हैं जिससे हमें चीजों को याद करने में आसानी होती है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में, और आगे हम बात करते हैं। अब जरा यहां ध्यान देंगे। अब गफूर महात्मा गांधी से मिले, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं है। जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। और ये किसका सीक्रेशन करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एफ फॉर फैसिकुलेटा या जोना फैसिकुलेटा, किसका सीक्रेशन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। और आर फॉर रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, किसका सीक्रेशन करता है, सेक्स स्टीरॉइड। ठीक है। फिर यह सेक्स स्टीरॉइड फिर थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। अब देखो पहला कैटेगरी हमने लिया है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कहां से इसका सीक्रेशन होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। दूसरा हमने लिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सीक्रेशन कहां से होता है, इसका सीक्रेशन होता है जोना फैसिकुलेटा से, याद रखना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिको स्टीरॉइड। तीसरा कौन सा हुआ, सेक्स स्टीरॉइड। इसका सीक्रेशन कहां से होता है, जोना रेटिकुलेरिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एड्रिनल एंड्रोसन। गॉट इट माय पॉइंट। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर ये अलग अलग हार्मोन के फंक्शन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में सबसे पहले हमने किसको लिया है, एल्डोस्टेरोन। अब इसका फंक्शन क्या है, साम। ये फॉर्मूला याद रखना, साम। एस फॉर सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब ब्लड से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना। और ये किसका सीक्रेशन करता है, K+ एंड फॉस्फेट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर पहुंचाना, मतलब किसी भी कंटेंट को रिटेन करना। और ये किसको रिटेन करता है, Na+ सोडियम एंड H2O। एंड एम फॉर मेंटेनेंस। ये किसको मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, इन तमाम सारी चीजों को ये मेंटेन करने का काम करता है, इस बात को याद रखना। फिर बात करें फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये इसे कुल मिलाकर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना है, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, कुल मिलाकर इसे ग्लूकोज की क्वांटिटी को ब्लड प्लाज्मा में बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? गिल। एक नाम याद आता है, एक नाम आपको याद आना चाहिए, केपीएस गिल, देश के महानायक, जिन्होंने, अगर आपको याद हो, पंजाब में टेररिज्म को खत्म करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा महानायक था तो वो केपीएस गिल साहब थे। शेर दिल इमेज, और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलने ही वाला था। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एक छोटी सी गलती बहुत सारी चीजों को बदल के रख देती है। तो बच्चों, गिल साहब से एक छोटी सी गलती हुई जिसका बहुत सारा दंड उनको मिला, लेकिन वो देश के महानायक हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, और ये फॉर्मूला केपीएस गिल साहब को समर्पित है। याद रखना बेटा, कभी कभी एक छोटी सी गलती आपके सारे कैरियर पर भारी पड़ जाती है। क्या गलती वो किए थे, अगर नेट पर जाकर आप देखोगे आपको पता चलेगा। पंजाब पुलिस के महानिदेशक थे, डीजीपी थे, और निश्चित रूप से देश के महानायक थे। चलिए फिर यहां से बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम जानने का प्रयास यहां कर रहे हैं। मिस्टर केपीएस गिल, जी फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। याद रखना, अगर ग्लाइकोजन से आप ग्लूकोज को बनाते हो, मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से आप ग्लूकोज को बनाते हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन जब आप अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज को बनाते हो, तो वो क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब न्यू सोर्स से ग्लूकोज को बनाना। I for inhibit cellular uptake and utilization of amino acid, and L for lysis. Lysis मतलब breakdown, किसका breakdown? Lipolysis means breakdown of lipid, and proteolysis means breakdown of protein. जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा, और फैटी एसिड फाइनली किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में। इसी तरह से जब प्रोटीन का लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड फाइनली किसमें बदल जाएगा? ग्लूकोज में। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये आई फॉर इनहिबिट, किसको इनहिबिट करेगा? सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के कुछ एडिशनल फंक्शन भी है, उनके बारे में बात करें। ये KCAIR, केसी चंद्र, केसी शर्मा साहब एक बड़े टीचर हुआ करते थे, उनको ये डेडिकेटेड है। केसी गुप्ता साहब मेरे टीचर हुआ करते थे, ये उनको भी डेडिकेटेड है। K फॉर किडनी, C फॉर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, A for anti-inflammation, and I for immunity suppression, and R for RBC formation। ये कॉर्टिसोल के एडिशनल फंक्शन है। एंटी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन को रोकना मतलब एंटी इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से याद रखना, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? कहीं भी अगर आपकी बॉडी में रेडनेस है, स्वेलिंग है, और फायरी सेंसेशन, जलन है, तो ये इंसिडेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा बात कर लें एडिसन डिसीज के बारे में। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का सीक्रेशन कम है, मतलब हाइपो सीक्रेशन है, तो कौन सा डिसीज होता है? एडिसन डिसीज।
ठीक है। इसमें याद रखना पूरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म से अफेक्ट होता है, जिससे ग्लूकोज की ब्लड प्लाज्मा में कमी हो जाती है, एटीपी की कमी हो जाती है, जिसके चलते वीकनेस और फटीक हो जाता है, वीकनेस हो जाता है और फटीक हो जाता है। ठीक है। फिर यहां से बात करें तो ये हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात किया। अब थोड़ा सा बात कर लें हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। कौन कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन। और ये क्या कहलाते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। और एफ 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 फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और कैटेकोलेमाइन, कैटेकोलेमाइन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कैटेकोलेमाइन के बारे में जिक्र करता हूं, कैटेकोलेमाइन अगर कोई, ये दोनों जो हार्मोन हैं ये अमीनो एसिड टायरोसिन से मिलकर बने होते हैं। और अगर कोई भी हार्मोन का अमीनो एसिड से बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज कैटेकोलेमाइन। तो याद रखना ये कैटेकोलेमाइन। ठीक है। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद फिर हम बात करें किसके बारे में? एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन के फंक्शन के बारे में। किस कैटेगरी में आते हैं? कैटेकोलेमाइन। ठीक है। याद रखना सीएम राम प्रसाद, मान लो किसी स्टेट का सीएम है जिसका नाम है राम प्रसाद, तो यहां सी फॉर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और दूसरा एम फॉर मस्कुलर फंक्शन, आर फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड पी फॉर पाइलो इरेक्शन एंड प्यूपिल डायलेशन। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में हार्ट वगैरह आ जाता है, मेटाबॉलिज्म में आपको हम लोग पढ़कर आए हैं, और प्यूपिल डायलेशन मतलब प्यूपिल का फैल जाना, पाइलो इरेक्शन मतलब हेयर का खड़े हो जाना, ये इसका मतलब होता है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनका डिटेल हम देखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में ये क्या करेगा? इंक्रीज हार्ट बीट रेट एंड बीपी, इन दोनों को बढ़ाएगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या करेगा? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन। मस्कुलर फंक्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। और मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन, लिपिड, इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। और अदर में क्या हो जाएगा? पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन जैसे कि हमने बात किया, बॉडी हेयर्स का स्ट्रेट हो जाना, खड़े हो जाना। और डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब प्यूपिल का फैल जाना, ये क्या कहलाता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अब यहां पर एक बात याद रखना है, एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, ट्रिपल एफ हार्मोन। जरा इसका मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं बच्चों, थोड़ा याद रखना। मान लो कि अचानक से एक डॉग, ये खतरनाक सा डॉगी आपके पीछे पड़ जाता है, आप क्या करेंगे? या तो लकड़ी से, पत्थर से या किसी भी तरह से उसको भगाने का प्रयास करेंगे। मींस फर्स्ट एफ, फाइट। अब मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि डॉगी खतरनाक है, तो आप डर जाएंगे। डर जाना मतलब फ्राइट। और जब आप डर जाएंगे तो आप भागने का प्रयास करेंगे, और ये भागने का प्रयास क्या कहलाता है? फाइट। तो नॉर्मली इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एफ 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 मीन्स फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन। गॉट इट माय पॉइंट? इस बात को याद रखना, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? द मिक्सोक्राइन ग्लैंड। और 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 337 338 पर ये है। ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर कोई ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करता है तो ऐसा ग्लैंड क्या कहलाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हार्मोन का सीक्रेशन करता है तो क्या कहलाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई भी ग्लैंड इन दोनों का सीक्रेशन करता है, मतलब एंजाइम का भी और हार्मोन का भी, तो ऐसा ग्लैंड क्या कहलाता है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइनिन पार्ट है ये क्या कहलाता है? एसिनस।
इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। एक्सोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है? एसिनस। और एंडोक्राइन पार्ट क्या कहलाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनस किसका सीक्रेशन करता है? पैंक्रिएटिक जूस का, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब क्या है? ये प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, चारों का डाइजेशन करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और पैंक्रियाज के टोटल वॉल्यूम का ये 98 से 99% बनाता है। इसका जो एंडोक्राइनिन पार्ट है वो क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दो हार्मोन यहाँ से वो होते हैं, रिलीज होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। और ये टोटल ग्लैंड के वॉल्यूम का 1 to 2% ये बनाता है। ठीक है, वही सब यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा बात कर लें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जहां तक सवाल इसके एक्सोक्राइनिन पार्ट एसिनस का है, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में एक अल्फा सेल है और एक बीटा सेल है। अल्फा सेल किसका सीक्रेशन करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। और ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी को कम करता है। ठीक है। और बीटा सेल किसका सीक्रेशन करता है? हार्मोन इंसुलिन। ये हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड प्लाज्मा में ये ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। अब जरा इनके फंक्शन को समझें। सबसे पहले ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना। यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजेनेसिस बाय इंसुलिन हार्मोन। तो ग्लूकोज कहां पाया जाता है? ब्लड में। और जब इंसुलिन इस पर काम करेगा तो ये इसे किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन में। याद रखना, ग्लाइकोजन इसका स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है। और ये कहां पाया जाता है? लीवर और एडिपोसाइट में। मतलब ब्लड प्लाज्मा से ग्लूकोज निकलकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहां पहुंच जाएगा? लीवर और एडिपोसाइट में। फिर बात कर लें थोड़ा सा, किसके बारे में बात कर लें? ग्लूकेगॉन के बारे में बात कर लें। देखो, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा और उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस। मतलब ये लीवर और एडिपोसाइट में शुगर को कम करेगा और ब्लड प्लाज्मा में ये शुगर को बढ़ा देगा। इस बात को याद रखना है। फिर एक और याद रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना, फैटी एसिड या अमीनो एसिड, फैटी एसिड या अमीनो एसिड। बेटा यहां गलती से ये नाम इंसुलिन आ गया है। फैटी एसिड और अमीनो एसिड, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज। इससे ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये काम कौन करता है? ये काम ग्लूकेगॉन करता है, इंसुलिन नहीं करता है। ठीक है। फिर यहां पर आ जाओ। तो ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये दोनों हार्मोन मिलकर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को बनाकर रखते हैं। फिर डायबिटीज मेलाइटस। अगर इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाए, किसका? इंसुलिन का, तो ऐसे में क्या होगा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और ग्लूकोज का जब ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, अगर इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। और जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? और फाइनली ये यूरिन में पास होना शुरू हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटिस। और ये इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो दूसरा बीमारी है, उससे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस कैसे होता है? डायबिटीज इंसिपिडस ईडीएच की कमी से होता है। और वो खतरनाक बीमारी नहीं है, उसमें केवल बार बार यूरिन जाने की जरूरत होती है, बाकी वो गंभीर बीमारी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ,
ठीक है। हाँ, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में हमने बात कर लिया। अब उसके बाद ये भी हमने बात कर लिया, यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में सबसे पहले बात करना है टेस्टिस के लोकेशन के बारे में। टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम और टेस्टिस सैक के अंदर, मतलब हमारी मेन बॉडी कैविटी के बाहर एक स्किन फोल्ड है, और इस स्किन फोल्ड को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम और टेस्टिस सैक। और इस स्क्रोटम या टेस्टिस सैक में टेस्टिस पाया जाता है। बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसके चलते ये कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम और बॉडी साइड। ये टेस्टिस के ठीक सामने क्या पाया जाता है? एपिडिडाइमिस। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, टेस्टिस के ठीक सामने क्या है? एपिडिडाइमिस। और टेस्टिस के लोअर एंड से एक स्ट्रक्चर का ओरिजिन होता है जो कहलाता है गुबर्नेकुलम कॉर्डिस, और ये टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ने का काम करता है। एक बार फिर से याद रखना, टेस्टिस का पोजीशन क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में कहां पर है? स्क्रोटम और टेस्टिस सैक। और टेस्टिस सैक से ये जुड़ता किससे होकर है? गुबर्नेकुलम कॉर्डिस से। अब टेस्टिस का हम एक टीएस लेंगे इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए, इसका एक सेक्शन हम लेंगे। तो देखो सेक्शन में ये टेस्टिस हुआ, टेस्टिस के ठीक सामने क्या है? एपिडिडाइमिस। ये जो बना हुआ है स्काई ब्लू कलर से, ये क्या है? एपिडिडाइमिस। और ये क्या हुआ? टेस्टिस। ये टेस्टिस की कैविटी में कुछ एक सेप्टम होते हैं, ठीक है। और ये सेप्टम क्या करते हैं? सेप्टम क्या करते हैं? टेस्टिस की कैविटी को कई सारे चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। अच्छी तरह से याद रखना। अब इसके चैम्बर में दो तरह का कंटेंट है। देखो, एक तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिग है, जो कि टेस्टिस का एंडोक्राइनिन पार्ट है, हार्मोन का सीक्रेशन करने वाला पार्ट है। और दूसरा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और देखो, ये यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिग, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और उसके अंदर ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कंप्लीट चैम्बर के अंदर जो बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल और स्ट्रोमल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू और स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। फिर यहां से हम आगे बढ़े। अब हमें अब यहां इसके बाद ये थोड़ा सा हम इसके टेस्टिस का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा बात कर ले। तो यहां पर एक फॉर्मूला हमने दिया है, शर्मा जी, S2A2RM, शर्मा। S2 में पहला स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा इसका है सेक्सुअल बिहेवियर और लिबिडो। ए में पहला एक क्या है? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, पेनिस, यूरेथ्रा, ये सब किसमें आते हैं? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। और दूसरा एनाबोलिक इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। एनाबोलिक का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस अमीनो एसिड से, और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस ग्लूकोज से, इसको ये आगे बढ़ाता है। आर फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन का मेन हार्मोन कौन सा है? किडनी का एरिथ्रोपोइटिन, बट ये भी उसमें सपोर्ट करता है। एंड एम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मेन हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन, बट ये भी मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है, इस बात को याद रखना। फिर थोड़ा सा हम बात कर लें ओवरी के बारे में। देखो, ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कहां से निकलता है? ओवरी की इंटरस्टिशियल सेल से। जैसे टेस्टिस में जैसे इंटरस्टिशियल सेल है, उसी तरह की इंटरस्टिशियल सेल ओवरी में भी होती है, इस बात को याद रखना। और ओवरी की जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये क्या करता है? ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करता है।
उसके अलावा ओवरी में कॉर्पस ल्यूशियम भी होता है। कॉर्पस ल्यूशियम किसका सीक्रेशन करता है? प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। तो इन दोनों के फंक्शन को जरा हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या फंक्शन करता है। देखो ये टोटल फॉर्मूला है सोम पीएम। मान लो कि सोमनाथ कोई व्यक्ति है जो कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का बन गए, तो S3 पहला एस क्या है? सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ फीमेल। दूसरा एस क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है? इसमें फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना और मैमरी ग्लैंड। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, आवाज का पतला हो जाना, और बॉडी हेयर का डेवलपमेंट, जेनाइटल हेयर और दूसरे बॉडी पार्ट में हेयर का डेवलपमेंट। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आ जाता है। ओ फॉर oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एम फॉर मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का पहला फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी। याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी। और इसका दूसरा फंक्शन एम फॉर, पहला एम क्या हुआ? मैमेरी ग्लैंड। और ये मैमेरी ग्लैंड में क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्वेओलाई। एल्वेओलाई वो स्ट्रक्चर है जो कि मिल्क का सिंथेसिस करता है। और दूसरा क्या? लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ मिल्क। अच्छी तरह से ये बात याद रखना। और ये बेटा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन है, बाकी इसका डिटेल नोट्स आपको नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये याद रखना। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. Ovary is the primary female sex organ which produce one ovum during each menstrual cycle. Ovary is composed of ovarian follicle and stromal tissue. ठीक है, तो बेटा फिर ये इसके फंक्शन है जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, और इन सभी का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में यहां तक हमें बात करना था, और हमने बात किया है एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। इन सभी का डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।